नमस्कार दोस्तों, YouTube के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। जो लोग मेरी उम्र से छोटे हैं, ज्यादातर मैं उनको बेटा कहकर पुकारता हूं। कारण क्या है कि वो मुझे दादाजी का संबोधन करते हैं और जब पारिवारिक संबंध हो जाता है वहां बाप और बेटा, दादा और पोता, यही कहानियां चलती रहती हैं। काफी लोगों के कमेंट्स हैं कि सर आपने नौकरी क्यों छोड़ी, नौकरी करके बिजनेस करने की क्यों जरूरत पड़ी। आइए आज अपन जानते हैं कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण मैंने भली चंगी नौकरी छोड़ दी और बिजनेस में उतर गया, और वो कौन सा कारण था जिस कारण से मैं दोबारा अपने नौकरी के काम पे नहीं गया। दोस्तों, नौकरी 100 की हो या 1000 की हो, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। नौकरी चाहे 100 की हो या 1000 की हो, नौकरी आखिर नौकरी होती है। अब बात आती है कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो अपने जीवन की मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो एकदम हकीकत हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे एक बिजनेस किया जा सकता है, कैसे आपको नौकरी छोड़नी चाहिए, नौकरी कब तक करनी चाहिए और नौकरी क्यों करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं एक सामान्य परिवार से था। जब सामान्य परिवार से कोई आदमी होता है तो उसको बहुत सी चिंताएं सताती रहती हैं। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। और जब जिम्मेदारियां आदमी के ज्यादा होती हैं तो उस आदमी को कोई उठाने वाला नहीं चाहिए, यानी कहने का मतलब जगाने वाला नहीं चाहिए। वो अपने आप जग जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। वही जिम्मेदारियां मेरी थी। हम 11 बहन भाई थे, उनमें से भाइयों में 2 नंबर था मैं, और 2 नंबर की स्थिति क्या होती है आप सब समझते हैं। सही होने के बावजूद भी 2 नंबर को लोग 2 नंबर मान लेते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था, मगर मुझे 1 नंबर बनना था और इस 1 नंबर की जिम्मेदारी के लिए मुझे नौकरी करने जाना पड़ा। ये बात सन 1975 की या 74 लास्ट की हो सकती है। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए सुपरवाइजर नौकरी लगा। जब मैंने शुरुआत की थी उस समय अकाउंट सेक्शन में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं केवल और केवल अकाउंट्स का काम करता था। मगर साइट पे मैंने अच्छा काम किया, करने का मेरे हुनर था, गांव से था। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि ठेकेदारी बिजनेस में गांव के लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं। क्यों होते हैं उसका भी कारण है। गांव के लोग जुझारू होते हैं, मेहनती होते हैं, कम सहूलियत के साथ या यूं कह सकते हैं कम सुविधाओं के साथ उनका जीवन यापन होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें झिझक नहीं होती है। झिझक होती है केवल और केवल अपने कॉन्फिडेंस के कारण। जिस आदमी को अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मगर मेरे में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत ही जुझारू और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। वो जब भी कहते थे, हम पिता पुत्र पास में बैठते थे, तब वो कहा करते थे कि बेटा आप कहीं भी हार मान सकते हो, मगर अपने आप पे विश्वास रखो। जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और यही बातें पिताजी की, इन्हीं मोटिवेशन की बातों को लेकर के मुझे नौकरी करने जाना पड़ा। और जब मैं नौकरी करने गया तो मेरा एज ए अकाउंटेंट की पोस्टिंग पे पोस्ट हुआ, मैं नौकरी लगा। और धीरे धीरे मैंने साइट्स पे जाना, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स की साइट्स पे जाना शुरू कर दिया। और साइट्स पे जब मैंने देखा कि काम सही ढंग से, सुचारू रूप से, या यूं कह सकते हैं जो साइट सुपरवाइजर थे वो काफी कई तरह की बदमाशियां करते थे। माल यानी मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल आता था उसको रोड साइड से पर डलवा लेते थे और उसके बाद में उसकी कार्टिंग चार्जेस लगाते थे, जबकि वो वहां जहां टीले पर निर्माण कार्य होता था वहां तक गाड़ियां पहुंच सकती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैंने मेरे बॉस को कहा कि आप इस जो कर्मचारी थे यानी सुपरवाइजर थे, उनका नाम चड्डा जी था, और मैंने कहा इन चड्डा जी को आप आज 1 दिन के लिए ऑफिस ले जाइए,
और ये सारा मटेरियल जो यहाँ डलना है वो मैं ऑन साइट यानी जहां टीले के ऊपर आरसीसी ओवरहेड टैंक बनना था वहां डलवा दूंगा। बॉस ने कहा शर्मा जी ये आपके बस की बात नहीं है, आपको पता नहीं है, आप अकाउंट सेक्शन से हो। मैंने कहा मैं अकाउंट सेक्शन में अब आया हूं, मगर मैंने गांव में मेरा गांव 12 किलोमीटर कच्चे में पड़ता है और वहां मैंने पत्थर के ट्रक डलवाए हैं अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए और मुझे पता है कि साइट पे मटेरियल कैसे पहुंचाया जाता है। बॉस ने कुछ हद तक मेरी बात मानी और मुझे थोड़ी अमाउंट दे करके छोड़ दिया। मैंने वो सारा काम पूरे दिन में करवा दिया और जो बिल्डिंग मटेरियल रोड पे डलना था उसको मैंने साइट पे डलवा दिया। दोस्तों यही कहानी धीरे धीरे मेरे को सुपरवाइजर बना देती है और मैं सुपरवाइजर का काम कंपनी में अच्छी तरह से करता हूं। मेरे अंडर में 7 सुपरवाइजर और थे जिनका हेड बन गया था मैं, और ऐसे करते करते बहुत अच्छा कंपनी में काम करता रहा और 8 साल तक लगातार 8 years। 8 साल में बेटा बाप से अलग हो जाता है, ध्यान से सुनिए। मगर मेरे बॉस को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि जहां शर्मा जी को खड़ा कर दिया वहां के काम की कोई चिंता नहीं है, और मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था कि जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां और साइड से जितना प्रॉफिट आना चाहिए उससे 2, 4, 5% ज्यादा ही आएगा। और यही कॉन्फिडेंस मुझे मजबूत आदमी बनाता था। ऐसे करते करते मैं 8 साल तक यानी 82 तक मैं कंपनी में सर्विस करता रहा। 74, 75 से लेकर 82 तक, ये 1975 से 82 की बात बता रहा हूं मैं। उस कंपनी की इतनी ग्रोथ हुई कि राजस्थान था ही, मगर उसके बावजूद उन्होंने गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए और गुजरात में काम करते जब मुझे 5-6 साल हो गए, 1976-77 में मैं गुजरात में निकल गया था और राजस्थान और गुजरात दोनों के काम संभालता था। यानी 7-8 साइट्स चलती थी और उन सब का सुपरवाइजर अलग होते थे, मैं हेड सुपरवाइजर था, सारी जिम्मेदारियां मेरी थी। एक बार क्या हुआ कि होली का समय आ गया और होली के समय पर मुझे छुट्टी आना था। मैंने मेरे बॉस को 1 महीने पहले बता दिया था कि अब की बार मैं होली पे छुट्टी जाऊंगा। काफी वर्ष हो गए। होता क्या था कि साइट्स पे कर्मचारी सब छुट्टी चले जाते थे। ऐसी स्थिति में हमें कहीं न कहीं दूसरी साइट्स को संभालने के लिए कोई व्यवस्था करने के चक्कर में छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति में मैंने पहले से निवेदन कर दिया, मगर मेरे बॉस मुझे अपने बच्चे की तरह मानते थे। मैं भी मेरे बड़े भाई साहब, मैं हमेशा उनको भाई साहब बोलता था। हालांकि मेरे पिताजी की उम्र के लगभग थे वो, मगर फिर भी मैं उनको भाई साहब बोलता था। और यही स्थिति हमें पारिवारिक मूल्यों को समझने के लिए बहुत मजबूत बना देती थी। जब उन्होंने कहा कि अब की बार आपको होली पे छुट्टी नहीं मिलेगी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। देखिए दोस्तों, जवानी होती है और जवानी में जो बच्चे कोई जिद पकड़ लेते हैं तो उसको पूरा करना भी उनका जरूरी होता है। मेरी इन बातों से आपको समझ में आएगा कि कैसे एक छोटे से शब्द ने मुझे कायल कर दिया अपना नया बिजनेस करने के लिए। उन्होंने कहा आपको कतई छुट्टी नहीं मिलेगी शर्मा जी, आप यदि मुझे नाराज करके जाना चाहें तो कभी भी जा सकते हैं, मगर मैं मेरी स्वीकृति तभी दूंगा आपको मन से जैसे हमेशा भेजता था। बात ये गुजरात के मेहसाना की है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहे थे, आरसीसी ओवरहेड टैंक बन रहे थे। रात के लगभग 10 बज गए थे। हमारी दोनों की यही बहस चलती रही। मैं कहता रहा नहीं मुझे जाना है और आज की ट्रेन में अभी जाना है, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस बात को। अंत में मैंने यही कहा कि आप माने या न माने, मैंने मेरे घर वालों से, मेरी श्रीमती जी से प्रॉमिस किया है कि अब की बार होली पर मैं जरूर आऊंगा। मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने, सब बच्चों ने कहा है कि छोटे भाइयों ने कहा है कि भाई साहब आपको घर की होली किए हुए काफी दिन हो गए, काफी बरस हो गए, अब की बार जरूर आए। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जरूर आऊंगा, मगर आप छुट्टी नहीं दे रहे तो मुझे जबरन जाना पड़ेगा। और वहां फिर स्थिति कुछ और अजीब होती है। मेरे बॉस भाव विह्वल होकर के मुझे छुट्टी दे देते हैं
और छुट्टी देने के बाद वो ऊपर भगवान की तरफ हाथ करके कहते हैं, हे भगवान, शर्मा जी को कभी तुम इतना बड़ा ठेकेदार बनाना। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा, कभी हे ईश्वर, शर्मा जी को मेरे जितना बड़ा ठेकेदार बनाना। उस समय वो एक क्लास थे, ध्यान से सुनिए, एक क्लास थे और राजस्थान और गुजरात दोनों जगह में काफी काम वर्क चलता था। जब ये इतने बड़े ठेकेदार बन जाएं, उस समय इनका कोई कर्मचारी छुट्टी जाए इस तरह उनकी इजाजत के बिना, तब इन्हें मेरे एहसासों का पता चलेगा। और दोस्तों, बचपन बचपन हो सकता होता है, मैं नहीं कहता कि वो बचपन था, मगर मैं जवान था और जवानी में के जोश में मुझे केवल और केवल मेरा घर और होली दिख रही थी। मैंने मेरे बॉस के उन अरमानों का या उन संवेदनाओं को समझने में असमर्थ रहा और मैं निकल गया, रवाना हो गया अपने घर के लिए। ट्रेन में बैठाने के लिए मेरे बॉस रेलवे स्टेशन तक स्कूटर पर मुझे छोड़ने के लिए आए और जब मैं वहां से रेलवे स्टेशन से गाड़ी जब रवाना हुई तो बॉस की आंखों में आंसू थे, जो मेरे आज भी आ रहे हैं। कारण क्या था कि मैंने 8 साल की सर्विस में कभी बॉस का डिसओबे नहीं किया था, मगर वो छोटी सी बात केवल मेरे को घर और होली, ये 2 ही बातें बता रही थी। तीसरी बातें समझने में मैं असमर्थ रहा। पूरी ट्रेन में मैं सोचता रहा, क्या आखिर अपन घर की होली कर ही नहीं पाएंगे? क्यों नहीं अपन नौकरी करते करते अपना खुद का बिजनेस कर लें? दोस्तों, मैं छुट्टी आया तो था केवल 20 दिन की, मगर मेरी छोटी बहन की शादी की तैयारियां हो रही थी, शादी तय हो चुकी थी और उस चक्कर में मुझे 2 महीने रहना पड़ गया घर पे। और जब मैं 2 महीने रहा तो मैंने सोचा चलो कभी रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, ठेकेदारी तो शुरू होगी या नहीं होगी, मगर अपने को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। मैं पीएचडी, जो हमारे पीएचडी का डिवीजन था, वहां गया। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी तैयार थे, क्योंकि मैं जो भी वर्क करवाता था उसमें मैं मेरा सर्टिफिकेट ले लेता था अच्छे वर्क का, कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री एस.एन. शर्मा एज ए सुपरवाइजर और फर्म सच एंड सच ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया और इनके कार्य की क्वालिटी और कार्य संतोषजनक है, ऐसे सर्टिफिकेट ले लेता था। उन्होंने कहा वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों हैं, क्योंकि साल में कम से कम 25-30 वर्क हम कर देते थे और उनके सबके सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे। और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाइयां बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती हैं। यदि आप भी कोई ठेकेदार बनना चाहते हैं तो इस चैनल में मैंने ठेकेदार कैसे बने ये वीडियोज बना रखे हैं और वो देख करके आप ठेकेदार बन सकते हैं। मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में टेंडर निकले और मैंने टेंडर डाल दिया और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, या यूं कह सकते हूं मेरे बॉस की अंतरात्मा की आवाज ने मुझे ठेकेदार बना दिया और तब से मैंने नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस कर लिया। भाइयों की टीम मेरे साथ थी, छोटे भाई मेरे से छोटे भाई थे, उनको रास्ता देना था, उनको लाइन देनी थी और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से मेरा काम अच्छा चलने लग गया। धीरे धीरे मैं छोटे से बड़ा ठेकेदार हो गया। डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाया था, मगर थोड़े दिन बाद ही, या यूं कह सकते हैं 1-2 साल बाद में ही, मैंने सी क्लास का रजिस्ट्रेशन बनवा लिया। उसके बाद में मैंने बी क्लास का रजिस्ट्रेशन बनवा लिया। धीरे धीरे ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर बन गया। दोस्तों, ऐसे करके मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे विश्वास है कि आप भी यदि कोई अपने मन में जुनून रख लेते हैं या कुछ भी अपने अरमान या सपनों को साकार करना चाहते हैं तो नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। दोस्तों, आप यदि अपने जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में अपना बिजनेस नया इस तरह स्थापित कर सकते हैं जैसे मैंने किया। नौकरी से आप एक पेट पाल सकते हैं, एक परिवार का पेट पाल सकते हैं, मगर बिजनेस में आप सैकड़ों परिवारों का पेट पालते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि आप एक ठेकेदार बन जाते हैं तो आपके मजदूर, आपके मिस्त्री,
आपके सुपरवाइजर, आपके साइट सुपरवाइजर, आपके अकाउंटेंट, आपके सीए, आपके पीए, यानी कितने नाम बताऊं, उन सब का परिवार भी उस फर्म के द्वारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाला जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपको अच्छा अनुभव हो जाए, देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी आपको अच्छा अनुभव हो जाए, थोड़ी सी आप सेविंग करना शुरू कर दें। थोड़ा सा पैसा आपको चाहिए खुद का, और यदि आपके पास 50% पैसा भी अपना खुद का है कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो आप बिजनेस के लिए कदम उठा सकते हैं। और पहला कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, कोई दुनिया में आपको नहीं कहेगा कि आप बिजनेस कर लीजिए। अब बात आती है पहला कदम कैसे उठाएं। इसके लिए इस चैनल पे मैंने एक सीरीज बनाई है, ठेकेदारी कैसे सीखें। पहला कदम से लेकर 7वां कदम तक 7 कदम मैंने, यानी 7 स्टेप्स में इस बात को समझाया है कि आप कैसे एक अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं। यदि आपको भी कोई बिजनेस शुरू करना है, चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो या कोई अदर बिजनेस हो, तो उन 7 स्टेप्स के वीडियोज को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, और धीरे धीरे आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लोगों को बहुत जरूरत है। जिन लोगों तक ये जरूरत है उन तक पहुंचाना मैं जिम्मेदारी आपकी सौंपता हूं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो मेरे और मेरे अनुभव के इर्द गिर्द होता है। मेरी समस्याओं, मेरी परेशानियों, मेरी अच्छाइयों और मेरे कुछ गुण और दोषों के ऊपर आधारित होता है, जिनसे मैंने अपने जीवन के अनुभव प्राप्त किए हैं। वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नमस्कार।